सभी को राम राम दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मिडवल हिस्ट्री की क्लास, जिसमें लेक्चर नंबर 7 को हम शुरू करने वाले हैं। और मिडवल हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बाबर को पढ़ लिया था, हुमायूं को पढ़ा, शेरशाह सूरी को पढ़ लिया, और अब हम आते हैं अकबर की तरफ। और अकबर की आज हम शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हम क्लास कर रहे हैं ये आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। साथ ही साथ 2027 में भी जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। कौन से प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं? तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम जो आपका दिसंबर में होने वाला है, बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स जो आपका जुलाई में होने वाला है, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स राजस्थान या फिर अदर स्टेट पीसीएस जैसे झारखंड का आपका होने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस हो गया। तो इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है और बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट होता है। हालांकि अभी प्रीलिम्स एग्जाम की डेट जो है कि थोड़ी दूर है, इसलिए जो है कि इस पे ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अभी वो अपने कंटेंट अपने मटेरियल के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम 1 से 1.5 महीने का रहता है तो फास्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स हो जाते हैं। क्योंकि ये नोट्स कोई और नहीं, घटना चक्र की जो पूर्वालोकन सीरीज आती है, मोटी मोटी किताब, उन्हीं के हैंड रिटन ये शॉर्ट नोट्स हैं। जिससे क्या होता है, आप घटना चक्र लास्ट टाइम पे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो इन नोट्स की मदद से पूरी की पूरी आप घटना चक्र रिवाइज कर लेते हो और सारे फैक्ट, सारे पीवाईक्यूज आप तैयार कर लेते हो, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 70% तक का रोल प्ले करती है पूरे पेपर का। तो चलो इसी सीरीज को शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर दे दिया हमने अपनी टीम का, यहां पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हो और पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए अभी अवेलेबल है। तो यहां से अब हम शुरू करेंगे अकबर की कहानी। देखो, अकबर क्या था? अकबर हुमायूं का बेटा था, पता है ना। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था। किसके विरुद्ध था? सिकंदर सूर के। और मृत्यु की सूचना मिलने पर ही कलानौर पंजाब में ही उसने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया था। हालांकि जिस समय अकबर बादशाह बने थे उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी जब वो शासक बनते हैं, बादशाह बनते हैं। अब 14 वर्ष का एक बच्चा जो एक साम्राज्य का शासक तो बन गया, लेकिन न तो बौद्धिक रूप से बहुत मैच्योर था, न शारीरिक रूप से बहुत बलवान था कि वो अकेले ही इन सब चीजों को हैंडल कर पाता। इसलिए दो व्यक्ति, दो पर्सनैलिटी थे जो उनके संरक्षक के तौर पे काम कर रहे थे। एक माहम अनगा का नाम आएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे माहम अनगा, और दूसरा बैरम खां जो उसके संरक्षक के तौर पे था। मतलब निर्णय जो है कि ज्यादातर बैरम खां और माहम अनगा लेती थी, लेकिन उस पर सहमति जो है कि अकबर दे देता था। अब सोचो 14-15 साल का बच्चा जिसको बादशाह का उतना क्लियर मतलब नहीं पता कि सारी शक्ति आपके पास है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उससे अगर पूछा जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो उसके संरक्षक के तौर पे हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हाँ और ना दो ही काम करेगा, यस या नो। किसी पॉलिसी को यस करेगा, किसी पॉलिसी को नो करेगा, राइट। तो इसलिए जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, वो तुरंत के तुरंत, जब पंजाब में ही रहता है, सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध कर रहा होता है, तुरंत वहीं पर अपना कलानौर पंजाब में ही अपना राज्याभिषेक करा लेता है 14 फरवरी 1556 को, और वो बादशाह घोषित कर दिया जाता है। उस समय आयु 14 वर्ष की थी और संरक्षक बैरम खां थे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित भी किया। अब वजीर किसे कहते हैं? आज का प्रधानमंत्री, ठीक है। आज का प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति जो है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश में जो भी व्यवस्था चलती, जो भी कानून बनते, जो भी अधिनियम बनते हैं, संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं। या फिर कोई भी हम फॉरेन डील करते हैं, विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो डील होती है, या प्रधानमंत्री मोदी जाके कोई डील करते हैं, तो उस पर अंततः जो साइन माने जाते हैं वो राष्ट्रपति महोदय की मुहर होती है, ठीक है, न कि प्रधानमंत्री की। लेकिन सारी शक्तियों का असली प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और वही सारी शक्तियों का प्रयोग करते थे और उन्हें खान ए खाना की उपाधि भी दी गई थी। अभी 2024 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया हुआ था, राइट। 2024 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। अब देखो, ये भी एक पॉइंट है, ऐसा प्रश्न है जो कई बार बच्चों को पता तो है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, जिसमें एक तरफ राणा प्रताप की सेना होती है, राजपूत शासक, और दूसरी तरफ अकबर की सेना होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें अकबर की तरफ से स्वयं अकबर ने युद्ध नहीं किया था, बल्कि अकबर के जो दो महान सेनापति थे उन्होंने युद्ध किया था। एक मुगल सेना अकबर का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे और दूसरा आसफ खां कर रहे थे। दो व्यक्ति जो है कि यहाँ पर क्या कर रहे थे? मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर ने किया। इसमें महाराणा प्रताप पराजित भी हो गए।
अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूँ, डिस्कस के पैटर्न पे, इंटरव्यू को समझाने के लिए पैटर्न पे, या फिर आप अपने मेंस के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। स्टोरी क्या है यहाँ पर, अगर चाहता बाब अकबर, क्योंकि भाई अकबर 1576 में लगभग 24 वर्ष का हो चुका है, जब 34 वर्ष का हो चुका है, क्योंकि 1556 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो 14 वर्ष का था, लेकिन 1576 20 वर्ष बाद ये युद्ध हो रहा है, तो 14 और 20 36 साल हो गए, तो वो लगभग 36 साल का था और वो युद्ध लड़ने की पूरी परिपक्वता के साथ तैयार था। परंतु उसने राजा मानसिंह को क्यों राजपूत शासक के खिलाफ लड़ा दिया, क्योंकि इसी के बहाने वो यह भी चेक करना चाहता था कि क्या मेरे दरबार में जो बड़े बड़े पद, जो मनसबदारी ओहदे जो मैंने राजपूतों को दे रखे हैं, क्या वो वाकई मेरे प्रति जो है कि निष्ठावान है कि नहीं, मेरे प्रति जो है कि एक तरीके से अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं कि नहीं समझते। इसीलिए मान सिंह को राणा प्रताप के सामने खड़ा कर दिया युद्ध में, और यह भी इससे पता चलेगा कि मान सिंह वास्तविक रूप में राजपूत तो हैं, लेकिन क्या वो वाकई मेरे दरबार में रहते हैं तो मेरे प्रति समर्पण देते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि युद्ध मैदान में जाके राणा प्रताप की तरफ हो जाएं और मुझे धोखा दे दें। तो ये भी एक चेक करने का तरीका था, और सेम पद्धति आपके हल्दी घाटी में राणा प्रताप ने भी लगा दी कि हकीम खानसूर जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकबर की तरफ समर्थन कर देगा। तो दोनों ही व्यक्तियों ने कहीं ना कहीं अपने प्रमुख सेनापति का एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका के साथ साथ उनके पर्सनल व्यक्तित्व को भी जांचने का प्रयास किया, और ये एक रणनीति का पार्ट था। नहीं तो अकबर खुद जाके युद्ध लड़ सकता था एक राजपूत शासक से। ठीक, तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अकबर ने सर्वप्रथम जो विवाह संबंध स्थापित किया था वो राजपूतों से ही किया था, कछवाहों से, राजपूत में जो कछवाहा थे उनसे स्थापित किया था। और आमेर के राजा बिहारी मल, जो कि भारमल भी इनको कहा जाता है, अपनी बड़ी पुत्री हरखा भाई जो 1562 ईस्वी में इनसे विवाह हो जाता है। तो अकबर का जो पहला विवाह हुआ वो इस्लाम में नहीं हुआ बल्कि राजपूतों में हुआ, और राजपूत में भी कहाँ से, कछवाहों से हुआ। और कछवाहा में कौन, आमेर के जो राजा थे बिहारी मल, जिनको भारमल भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी बड़ी पुत्री हरखाबाई 1562 ईस्वी में इनका विवाह कर दिया था। और जिनका प्रचलित नाम जोधाबाई के नाम से आप जानते हो, जोधा अकबर जो सीरियल आता है, जो स्टोरी है वो इन्हीं की फेमस है। और जोधाबाई का जो प्रमुख नाम था वो था हरखाबाई। एग्जामिनर अगर आपको लिख के दे दे कि अकबर ने किस राजपूत बालिका से विवाह किया, निम्नलिखित ऑप्शन में एक जोधाबाई न देके हरखाबाई दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि हरखाबाई ही जोधाबाई है और जोधाबाई ही हरखाबाई है। सेम वही शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। चलिए आगे देख लेते हैं। और विवाह अकबर से किया जो प्रथम राजपूत कन्या से विवाह माना जाता है अकबर का। अकबर ने सूफी मत में चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। अच्छा, चिश्तिया संप्रदाय के बारे में मैंने कल की क्लास या परसों क्लास में मैंने बताया भी था, जब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे, जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कैसे भारत में मोहम्मद गौरी के साथ आते हैं और चिश्ती संप्रदाय को यहाँ पे एक तरीके से प्रमोट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, संगीत का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग समा कहते हैं। और राजा महाराजाओं धन लालसा तो दूर रहते थे, एक अपना खानका बना के रहते थे, वहीं पर जो है कि अपनी शिक्षा दीक्षा करते थे, लोगों के प्रति जो है कि प्रेम भावना रखते थे। इस तरीके के विचार उनके रहते थे। ठीक, तो इसी सूफी मत में चिश्तिया संप्रदाय को इन्होंने समर्थन दिया और अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर दर्शन के लिए अक्सर जाते थे। भाई अजमेर स्थित जो दरगाह थी वो असल में उनकी खानका थी। खानका मतलब होता है जहाँ पे सूफी संत के जो विचारक थे या संत थे वो निवास करते थे, तो उनका निवास स्थान। जैसे बौद्ध धर्म में आपने विहार पढ़ा है, चैत्य आपका पूजा स्थल हो गया और विहार आपका क्या हो गया, एक तरीके से रहने का स्थान हो गया। ठीक उसी प्रकार से खानका भी कहते हैं। अब यहाँ देखो, माहम अनगा के पुत्र अदम खां को अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के पीएम अतंग खां की हत्या कर दी थी। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए तो बन जाए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसलिए लिखना जरूरी था कि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता है कि महामनगा तो अकबर की संरक्षिका थी, तो क्या अकबर स्वयं महामनगा के पुत्र को मारेगा? तो ये बस कहानी के लिए था। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं की थी। हालांकि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि करके अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब ये जरा देखो, राणा प्रताप कौन, महाराणा प्रताप इन्हीं को कहते हैं और राणा प्रताप भी कह देते हैं। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने 1576 में किया। तो एक कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सा ऐसा जो है कि राजपूत वंश था या राजपूत साम्राज्य था जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये जो
आमेर के राजा हैं, आमेर के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली होगी तभी तो अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया, तो ये तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन में मेवाड़ भी होता है और मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। खुद राणा प्रताप ने 1576 में युद्ध करते करते जो है कि हार लिए, पराजित हो गए, लेकिन फिर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे चल के जरूर उनके पुत्र जो राणा अमर सिंह थे, इन्होंने जो है कि 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली और अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। और वो संधि का नाम क्या था? चित्तौड़गढ़ की संधि। कई बार प्रश्न आता है कि मध्यकालीन शासक या किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की संधि की थी राणा अमर सिंह के साथ? तो वो मुगल शासक कोई और नहीं, जहांगीर था। तो जहांगीर के समय में तो मेवाड़ अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन अकबर के समय में नहीं करता है। और अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई, यह भी प्रश्न बनता है। अबुल फजल जो कि बहुत ही प्रमुख दरबारी कवि थे, दरबारी साहित्यकार थे, ठीक है। शाहजादा सलीम के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई, जहांगीर, और इनके कहने पर ही ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई, जहांगीर के कारण हुई या शाहजादा सलीम कह सकते हो, और ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने उनकी हत्या कर दी। अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, इनकी क्रोनोलॉजी भी सेट करने के लिए आती है। जैसे सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया 1562 ईस्वी में, फिर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में, इसके बाद जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में, और मनसबदारी प्रथा को भी इन्होंने प्रारंभ किया। भू राजस्व व्यवस्था यानी दहसाला पद्धति को भी इन्होंने शुरू किया। हालांकि जो दहसाला पद्धति थी ये पहले से ही चली आ रही थी शेरशाह सूरी के समय में ही, जो टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी जब्ती प्रथा, दहसाला पद्धति, उसी पद्धति को थोड़ा और एडवांस करके और फिल्टर आउट करके और इसमें जो प्रॉब्लम थी डायग्नोस करके उसको हटा के, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको हटा के एक सकारात्मक तरीके से सुधार करते हुए अकबर ने भी इसको शुरू किया। तो ये भू राजस्व व्यवस्था वहीं से आई है। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है, प्रमुख प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रख लेना। और कुछ और भी जरा घटना कालक्रम है, जैसे अंबेर कह सकते हो या आमेर कह सकते हो, इसकी जो राजकुमारी थी उनका अकबर से विवाह होता है 1562 ईस्वी में। ये कोई और नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि हरखा बाई हैं, और हरखा बाई ही कौन थी? जोधा बाई थी। तो हरखा बाई ही जोधा बाई थी जो बिहारी मल की पुत्री थी। और मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है? 1561 ईस्वी में होती है। उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब होती है? 1568 में होती है। तुकारोई का युद्ध 1575 में होता है, ठीक है। ये जो क्रोनोलॉजी, इसमें 61 वाला पहले आएगा, 62 वाला बाद में आएगा। और अकबर ने एक सामाजिक अपील भी की थी कि पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए यदि पहली स्त्री बंध्या हो। बंध्या मतलब बांझ कह सकते हो, या जो पहली स्त्री बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, चाहे भले पुरुष की ही कमी क्यों ना रह जाए, लेकिन फिर भी उनका ये थॉट था कि भाई स्त्री में ही कमी होगी, ऐसा उनका विचार था। तो पहली स्त्री अगर बंध्या हो तभी दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा शासक जो खुद 3-3 विवाह करके एक आइडियल स्थापित कर रहा है, एक प्रेरणा दे रहा है लोगों को कि भैया मैं जब 3 विवाह कर सकता हूं तो आप भी करिए, लेकिन दूसरों को क्या कह रहा है कि केवल एक ही विवाह करो। वो भी दूसरा विवाह तब कर सकते हो जब आपकी पहली पत्नी बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, बंध्या हो। तो सोचो किस तरीके की अपील और किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल हंसी मजाक का पात्र हो जाएगा कि गांधी जी की तरह आदर्श फॉलो होने चाहिए ना, पहले खुद करो फिर दूसरों को सलाह दो। गांधी जी की वो गुड़ वाली कहानी सुनिए ना, जो एक महिला आती है और अपने बच्चे की जो है कि चीनी नहीं छुड़वा पाती, तो गांधी जी से कहती है कि मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, इसकी ये आदत कैसे छूटे। तो गांधी जी ने उसे 2 दिन बाद बुलाया, क्यों? क्योंकि गांधी जी खुद गुड़ बहुत खाते थे। तो जब पहले उन्होंने अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया कि भाई मैं गुड़ खाना छोड़ दूं, तभी वो दूसरे को विचार दे सकते थे। तो कहने का मतलब है, क्यों उन्होंने लिखा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ठीक है। ये क्यों उन्होंने लिखा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? तो पहले स्वयं के जीवन में उतारो फिर दूसरे को ज्ञान दो। तो अकबर ने तो इस तरीके का काम नहीं किया। हालांकि अकबर ने विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाया। तो लड़कों के लिए इन्होंने 16 वर्ष निर्धारित की थी और लड़कियों के लिए इन्होंने 14 वर्ष की उम्र निर्धारित की थी विवाह करने के लिए। और लड़कियों को स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी थी। अब स्वयं की इच्छा का मतलब यहाँ पे स्वयंवर के साथ ले सकते हो आप, स्वयंवर के साथ, न कि यहाँ पे लव मैरिज के साथ, ठीक है। स्वयं की इच्छा का मतलब हो गया आप स्वयंवर करिए और स्वयंवर में जो भी आना चाहे वर वो अपना आए, और उनमें से जिसका भी आप वर्ण करना चाहें, जिसका भी आप चुनाव करना चाहें, आप कर सकती हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो सैनिक विभाग था, इसका प्रमुख होता था मीर बख्शी। और ये मैंने आपको जब सल्तनत काल पढ़ा रहा था दिल्ली का, तो वहां पर जो है कि एक प्रश्न आया था जिसमें मीर बख्शी एक ऑप्शन आया हुआ था। मैंने याद दिलाया आपको कि वहां पे मीर बख्शी जो इसका प्रमुख होता था।
जो सारे मनसबदारों की तनख्वाह, वेतन, नियुक्ति, इन सभी महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी उसके पास थी, मीर बख्शी के पास। मीर बख्शी के कार्य क्या थे? देखो यहाँ लिखा भी है कि सैनिकों के वेतन देना, मनसबदारों की सूची रखना, सैनिकों का निरीक्षण करना और सैन्य संगठन को मजबूत करना। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मनसबदारी होता क्या है? तो मनसबदारी आगे मैं अभी बता दूंगा, उसका टॉपिक भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन मैं बस इतना ही बताता हूँ कि इसमें एक जात पद होता है और एक सवार पद होता है। जो जात पद था ये आपकी क्रोनोलॉजी तय करता था, हायरार्की तय करता था और वेतन कितना मिलेगा ये तय करता था। लेकिन सवार पद क्या है? आपकी सैनिक जिम्मेदारी भी तय करता था कि आपको जितने सवार पद मिले हैं उस हिसाब से आपको घोड़ों को भी रखना होगा, सैनिक पद की जिम्मेदारी भी निर्वहन करनी होगी, और तो और राजा या बादशाह के कहने पर आपको उसकी सेवा में सैनिक की भूमिका भी निभानी पड़ेगी। ठीक है, एक व्यक्ति के एक तरीके से कर्तव्य थे। तो ये मीर बख्शी के कार्य हो गए। अकबर ने 1573-74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन शुरू किया, क्योंकि ये प्रथा आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय से शुरू हुई। मिडवल हिस्ट्री में जब मुगल काल आता है तो उस समय शेरशाह सूरी ने पुनः इसका प्रयोग किया, एक घोड़े दागने की प्रथा, और अकबर ने पुनः इसको शुरू किया। और साथ ही साथ 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया गया, यानी सैनिक का संगठन किया गया। अब यहां पर आ जाओ, मनसबदारी के बारे में जानते हैं। जैसे मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद। अब जैसे मान लो, जैसे अभी आप नौकरी करने जाते हो तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कौन से ग्रुप की आप नौकरी कर रहे हो, किस पद पर हो, सीनियर हो या जूनियर हो या सहायक हो, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं ना, जो शब्दावली होती है, इससे आपका पद निर्धारित होता है और उसी पद के सापेक्ष आपका वेतन भी निर्धारित होता है कि आपको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो मनसब का जो अर्थ है वो श्रेणी या पद है। तो मनसबदार का अर्थ हो गया वह अधिकारी जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होती थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर। और ये दशमलव प्रणाली उन्होंने कहां से ली थी? मंगोलों से ग्रहण की थी। तो ये एक बात इतनी याद रखना। अब फिर जब हम जहांगीर को पढ़ेंगे आगे, तो जहांगीर में और डिस्कस मैंने इसको किया डिटेल से, क्योंकि उन्होंने सिंह अस्पा, दो अस्पा की पद्धति उसमें एड ऑन करते हैं, तो वहां पे और डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, दीवान क्या था? फारसी भाषा का शब्द है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो पहला था वो मुजफ्फर खां तुर्बती था। कौन था? दीवान जो व्यक्ति था फारसी भाषा का शब्द था, और अकबर के दरबार में सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसको पूरी तरीके से दीवान का दर्जा प्राप्त था, मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान करता क्या था? आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। वो आर्थिक मामलों की देखरेख करता था और टैक्स कलेक्शन का विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को मंगोलिया यानी मध्य एशिया से ग्रहण किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली अर्थात जब्ती प्रणाली का प्रचलन था, और इसी के समय टोडरमल ने 1580 ईस्वी में आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। और टोडरमल कौन था उसमें? टोडरमल दीवान था, यानी कि वित्त मंत्री था। अब कई बार प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है कि भैया ये आईने दहसाला या दहसाला पद्धति होती क्या है, इसकी व्याख्या करता है 3-4 स्टेटमेंट देके, और उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो करेक्ट होगा उसके बारे में पूछा जाता है। तो आईने दहसाला प्रणाली का मतलब था, आईने दहसाला प्रणाली में पिछले 10 वर्षों के उत्पादन, ध्यान देना, दहसाला का मतलब क्या हो गया? 10 साल, पिछले 10 वर्ष के उत्पादन एवं तत्कालीन प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उसका 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। क्या कह रहा है कि 10 साल के जो उत्पादन हुए हैं और तत्कालीन जो प्रचलित मूल्य हैं, इन दोनों का औसत निकालकर उसका 1/3 हिस्सा ही भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसी को आईने दहसाला पद्धति कहते थे, जो टोडरमल के द्वारा डेवलप की गई थी। तो टोडरमल की इसे जब्ती प्रणाली भी कह सकते हो और दहसाला पद्धति भी कह सकते हो। एक और जो वहां पे नवरत्नों में शामिल थे दरबारी जो थे तानसेन। देखो मूल नाम तानसेन का था रामतनु पांडे। कौन सा नाम था? रामतनु पांडे। तानसेन उपाधि ग्वालियर के राजा ने दी थी इनको। किसने दी थी? ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने इसको तानसेन की उपाधि दी, और अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। किसकी? मियाँ की उपाधि। तो तानसेन भी उनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम तो रामतनु पांडे है, लेकिन गीत से या इनके संगीत से प्रसन्न होकर ग्वालियर के राजा ने तानसेन की उपाधि दी। आगे चल के अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही की स्थापना की थी। अब ये दीन ए इलाही क्या है? क्या कोई नया धर्म चल रहा था? नहीं, इन्होंने भी एक सामाजिक संहिता स्थापित की थी, सामाजिक नैतिकता स्थापित करने का एक नियम रखा था। ठीक वैसे ही जैसे अशोक ने समाज में नैतिकता के पालन करने के लिए धम्म का नियम रखा था। वो कोई एक नया धर्म नहीं था धम्म, बल्कि एक नियम रखा गया था कि समाज में लोगों को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ताकि समाज में एक नया आदर्श स्थापित हो सके, किसी प्रकार की अराजकता नहीं होनी चाहिए। राइट?
तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही तौहीद इलाही की स्थापना की और इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। ठीक है, हिंदुओं में केवल इसे बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। यह मूलतः एक विचार था जो सर्वधर्म समभाव पर आधारित था, यानी कि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो। ठीक है, तो इन सभी का जो है कि सर्वधर्म समभाव का मामला था। और 1575 ईस्वी में अकबर ने एक इबादत खाने का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना एक ऐसा स्थान था जहां पर अकबर विभिन्न धर्म गुरुओं से वाद संवाद करता था, ये जानने के लिए कि असल में खुदा है क्या, खुदा का अर्थ क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर क्या करता है। इन सभी धार्मिक जानकारी को कलेक्ट करने के लिए, धार्मिक संवाद को करने के लिए इबादत खाने का उसने निर्माण किया था। और इसके बाद यहाँ लिखा भी है कि जहां अकबर विभिन्न धर्मों के साथ वाद संवाद करता था, 1578 ईस्वी में फिर उसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इसे खोल दिया था। पहले केवल इस्लाम के लिए रखा था, लेकिन 1578 में जब उसे लगा कि यार इस्लाम में खुदा का सही अर्थ नहीं पता चल पा रहा है, या मैं सही तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर वहां के जो उस समय उलेमा, उसमें धार्मिक गुरु थे, वो नहीं समझा पा रहे थे अकबर को, तो अकबर ने क्या किया, बाकी धर्म गुरुओं के लिए भी 1578 में इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए। और फाइनली 1579 में, एक साल बाद ही, अकबर ने मजहरनामा जारी कर दिया। मजहरनामा में क्या था कि जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया, और इस अवसर पर अकबर ने एक उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल कहा था। ठीक है, कुल मिला के फिर आगे चल के स्मिथ ने अकबर के दीन इलाही को अकबर की मूर्खता भी कहा था, अकबर की मूर्खता कहा था। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए फतेहपुर सीकरी में स्थित एक जामा मस्जिद है। ठीक है, इसको शान फतेहपुर या शान सीकरी की ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुख्य रूप से अकबर के द्वारा कराई गई थी, जो आगरा से लगभग 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और यहीं पर जो है कि अकबर ने सबसे ज़्यादा समय भी बिताया और बहुत सारे ऐसी इमारतें और स्थापत्य कला का नमूना स्थापित किया जो आज भी देखने को बहुत आकर्षक लगती है। जैसे एक जामा मस्जिद है वहाँ पे, जिसको शान अकबरी कहा जाता है। अन्य जो आपके उपलब्ध मतलब स्थापत्य हैं, जैसे बुलंद दरवाजा इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब इसने पहली बार गुजरात की विजय की, तब इसने जो है कि एक बुलंद दरवाजा बनवाया। पंचमहल वहीं पर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, शेख सलीम चिश्ती, और इसी सलीम चिश्ती के नाम पे सलीम नाम जो है कि इसने अपने पुत्र जहांगीर का रखा। जोधाबाई महल भी है, बीरबल की कोठी भी है, मरियम महल भी है, जिसको स्वर्ण महल भी कहा जाता है। जबकि अकबरी महल की अगर हम बात करें तो आगरा के किले में। अगर अब क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन के साथ इस प्रश्न को रखा गया था कि अकबरी महल कहाँ पर है। अब लोगों को लगेगा यार कि अकबर तो फतेहपुर सीकरी से ही ज्यादा प्रेम करता था, फतेहपुर सीकरी में ही उसने बहुत सारे महल बनवाए, जैसे पंचमहल, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का महल, जोधाबाई महल, बीरबल कोठी, तमाम ऐसी चीजें। तो टिक लगा दो फतेहपुर सीकरी पे, और ये गलत हो जाएगा, आगरा में आएगा। ठीक है, सुलह एक कुल की नीति, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देती थी ये नीति, जिसमें सुलह एक कुल की नीति राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है और जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। आज भी सुलह एक कुल की नीति के आधार पे आगरे में मेले लगते हैं। बटेश्वर मेला जैसे आपने पढ़ा है ना, पशुओं का मेला, वहीं पर सुलह कुल की नीति का भी मेला लगता है प्रतिवर्ष, इसलिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो है कि मिलजुल कर रहे हैं वहां पर, धार्मिक सौहार्द बढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये एक सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। और आगे हम पढ़ेंगे कि 1580 ईस्वी में जौनपुर के धर्मगुरु काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था। इस जो जौनपुर के जो धर्मगुरु थे, इन्होंने कहा था कि जो अकबर की कार्यप्रणालियां हैं, जो अकबर के नीतिगत मामले हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ है, काफिरों के पक्ष में है, जिहाद के खिलाफ है। इस तरीके के रूढ़िवादी विचारों को प्रेषित करके एक फतवा जारी कर दिया। फतवे जारी करने का मतलब होता है कि हम अब इस बादशाह की सल्तनत को या इस बादशाह के नियम को नहीं मानेंगे, हम इसकी बादशाहत को ही नहीं मानेंगे, ये हमारा कुछ नहीं है। तो इस तरीके का फतवा जारी कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हुआ था। हालांकि पर्सी ब्राउन नाम के जो व्यक्ति थे, जो लेखक थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, इन्होंने तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा और यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने 1602 ईस्वी में बनवाया था, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको जीता था या मतलब बनवाया था। फारसी को मुगल काल में राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। हालांकि बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी को
तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन बाद के समय में बाबरनामा नाम से इसको फारसी भाषा में अनुवादित कर दिया गया था। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और ये जो सिकंदरा नाम की जो जगह है इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रख दिया था बाद में, सिकंदरा का नाम बाद में बहिस्ताबाद कर दिया गया था। और इस मकबरे की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो गुंबद विहीन होना। जनरली जितने भी मकबरे थे मुगल काल में बने थे या सल्तनत काल में बने थे, उन सभी पे एक ना एक जो गुंबद था वो देखने को मिलता था। चाहे वो बाबर के मकबरे को देख लो, दोहरे गुंबद की जो विशेषता है वो हुमायूं के मकबरे में मिलती है, लेकिन अकबर के मकबरे में इस तरीके के गुंबद नहीं मिलते हैं, बिल्कुल फ्लैट छत रहती है उसमें। आगरा का किला हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया, लाहौर का किला हो गया, इन तीनों का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली का जो लाल किला था इसकी स्थापना शाहजहां ने करवाई थी। फिर से समझ लो कि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सभी का निर्माण अकबर ने कराया था, किंतु दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था और लाल बलुआ पत्थर से कराया गया था। अब कुछ शासक हैं मुगल काल के, जो 6 प्रमुख शासक होते हैं और उनके मकबरे, ये मिलान करने के लिए हमेशा आता है। जैसे बाबर का मकबरा आपका काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। अब प्रश्न पता है क्या पूछता है, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की जो मकबरे हैं या कब्र है वो भारत के बाहर स्थित है। तो 2 लोगों का है भारत के बाहर, बाबर का अफगानिस्तान के काबुल में है और जहांगीर का पाकिस्तान के लाहौर में है। इन 2 क्षेत्रों में इनके मकबरे हैं बाहर। अदरवाइज हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का और औरंगजेब का, इन चारों का भारत के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि भैया निम्नलिखित में से कौन से बादशाह यानी मुगल बादशाह का जो मकबरा है वो भारत के बाहर स्थित है। तो एक आपका बाबर हो जाएगा जो अफगानिस्तान के काबुल में है, दूसरा जहांगीर हो जाएगा पाकिस्तान के लाहौर में हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अकबर के राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। अकबर के जो राजकवि थे फैजी, इनके ही नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना की। अब अनुवाद का मतलब होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। किसको ट्रांसलेट करने की बात की जा रही होगी? कुछ ऐसे सांस्कृतिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, चाहे तो तुर्की भाषा में थे तो उनको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, अरबी भाषा में होंगे तो उनको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, या फिर जो प्राचीन भारत के जो प्रमुख साहित्य थे उनको संस्कृत की भाषा से, अवधी भाषा से, हिंदी भाषा से फारसी भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा था, जिससे इस्लाम के मुगल वंश के दौरान जो रहने वाले लोग थे वो भी इस सांस्कृतिक पहचान से समृद्ध हो सके और एक समरसता स्थापित हो सके कि भैया जो खुदा आपके शास्त्रों में कह रहा है वही ईश्वर हमारे शास्त्रों में भी कह रहा है। तो इस तरीके की सामाजिक समरसता स्थापित हो पाएगी। सुलह एक कुल नीति जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य स्थापित हो पाएगा, उसका लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। तो ये इसके पीछे की पूरी मंशा थी। तो अनुवाद विभाग के माध्यम सबसे पहले महाभारत का एक फारसी अनुवाद किया जाता है और इसका नाम क्या रखा जाता है? रज्मनामा। और इस नाम से फैजी, बदायूनी और नकीब खां के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया। इन 3 लोगों ने इसका फारसी अनुवाद किया। फैजी ने लिखा कुछ हिस्सा बदायूनी ने, कुछ हिस्सा नकीब खां ने, और महाभारत का नाम क्या रख दिया गया? रज्मनामा रखा गया। बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद किया, फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया, अबुल फजल ने कालिया दमन का अनुवाद किया। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, सांस्कृतिक ग्रंथ, जिनका फारसी में अनुवाद किया गया। लीलावती की मैं बात बता दूं अगर आपको, तो ये गणित के ऊपर आधारित है, ठीक है, मैथ के ऊपर आधारित पुस्तक है। हरि विजय सूरी जो कि एक जैन साधु थे, ठीक है, जिन सूरी की मैं बात ही नहीं कर रहा, हरि विजय सूरी की बात कर रहा हूं, जो एक जैन साधु थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। इन्हें जगत गुरु या जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिन चंद्र सूरी के युग को युग प्रधान की उपाधि भी दी गई थी। और तो और आगे देखते, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो चित्रकार थे, मैंने कल ही आपको बताया था कि हुमायूं के समय से चित्रकला की स्थापना की जाती है, लेकिन उस चित्रकला का जो स्वर्णिम युग आता है वो जहांगीर के समय आता है। और याद करो फिर से, हुमायूं के समय जो 2 प्रमुख मैंने चित्रकार बताए थे, एक अब्दुल समद बताया था और एक मीर सैयद अली बताया था। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये दोनों हुमायूं के समय के चित्रकार थे, न कि किसी और। बल्कि अकबर के मैंने 2 प्रमुख चित्रकारों का नाम बताया था, दसवंत और बसावन, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ नाम है, उनको भी याद कर लो। ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं 2 का नाम पूछा जाता है। तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, दसवंत, बसावन, मुकुंद, हरिवंश, केशवलाल, तारा,
खेमकरण। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर कोई भी नाम याद नहीं रह पा रहा है तो एटलीस्ट आपको दसवंत, बसावन और मुकुंद, ये 3 नाम जरूर याद रहने चाहिए। ये तीनों आपके अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था वो था रॉल्फ फिंच। जैसे जहांगीर के समय आने वाले के लिए पूछा जाता ना टॉमस रो के बारे में, सर थॉमस रो, तो ठीक उसी प्रकार से अकबर के दरबार में जो सबसे पहले आने वाला अंग्रेज व्यक्ति था वो था आपका रॉल्फ फिंच। और यह आगरा एवं फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था ये। तो यहां तक अकबर का पूरा आपने पिछले आधे घंटे में पूरा जो है कि कॉन्टेक्स्ट को समझा। जगह जगह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताए। जो एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है वो भी मैंने आपको अच्छे से डील कर दिया है। अब हम बात करेंगे जहांगीर की। देखिए, जहांगीर ने सबसे पहले एक सुधार किया मनसबदारी प्रथा में, जो कि अकबर के द्वारा स्थापित की गई थी 1575 के आसपास। इसी मनसबदारी प्रथा में जो 2 पद होते थे, एक होता था जात पद और एक होता था सवार पद, जो मैंने आपको बताया। जात पद का मतलब होता था कि जिस व्यक्ति को, यानी जिस मनसबदार को मनसबदारी दी जा रही है, उसका वेतन, और प्रशासनिक पद का यह सूचक होता था कि उसका वेतन किस ग्रेड पे का है, कितना पैसा उसको मिलता है सैलरी के तौर पे। भाई अगर अधिक पैसा मिल रहा है तो यानी आप अधिक बड़े अधिकारी हो, अधिक आपका रुतबा है। अगर आपको कम पैसा मिल रहा तो कम रुतबा है, कम बड़े अधिकारी हो। तो यहां पर यह वेतन और प्रशासनिक पद का सूचक होता था। लेकिन जो सवार पद होता था यह सैनिक उत्तरदायित्व को सूचित करता था कि आपके ऊपर कितने सैनिक उत्तरदायित्व है। ध्यान देने वाली बात है कि जात पद हमेशा सवार पद से या तो ज्यादा होता था या बराबर होता था, उससे कम नहीं हो सकता था। यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जात पद जो है कि वेतन और प्रशासनिक पद का सूचक था, इसीलिए इसकी प्रमुखता ज्यादा होती थी, सवार पद कम रहते थे। अब जैसे यहां पर देखो 5000 जात पद का मतलब हो गया आपका जात पद बड़ा हो गया, और 3000 जो सवार पद होगा यानी 5000 से कम होगा। इस प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा नाम की जो प्रथा थी, इसको जहांगीर ने एड ऑन कर दिया यानी प्रचलित किया। और इसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, और यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, योग्यता के आधार पर इस पे चयन किया जाता था। यह भी प्रश्न बनता है कि क्या मनसबदारी व्यवस्था योग्यता पे आधारित थी या वंशानुगत थी। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था को आगे चल के वंशानुगत कर दिया जाता है और फिर इसकी गत हो जाती है, मतलब समाप्त होने की तरफ बढ़ जाती है। जैसे इक्तेदारी व्यवस्था को फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, याद है, वंशानुगत कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहां पर देखो पूरी बात समझो। मनसबदारी की 3 श्रेणियां होती थी। पहली श्रेणी होती थी कि जात और सवार के पद बराबर होते थे, यानी 5000 अगर जात है तो 5000 आपके सवार हो जाएंगे। दूसरी श्रेणी, जात पद से सवार पद आधा या आधे से ज्यादा हो सकता है। जैसे 5000 जात है तो इसका आधा 2500 होगा, लेकिन आधे से अधिक भी ले सकते हो। और तीसरी श्रेणी थी कि जात पद से सवार पद आधे से भी कम होते थे, अर्थात 5000 का आधा 2500, लेकिन उससे भी कम होते थे। तो तीनों कैटेगरी में आप देखोगे कि कहीं पर भी जात पद से ज्यादा सवार पद नहीं हो सका है। तो ये एक पॉइंट याद रखना। मनसबदारों का जो वेतन दिया जाता था वो 3 पैटर्न में दिया जाता था। एक तो उन्हें नगद रूप में वेतन दे दिया जाता था, एक उन्हें भूमि का कुछ हिस्सा जागीर के तौर पे दे दिया जाता था, और कुछ ऐसे मनसबदार थे जिन्हें नगद और जागीर दोनों दिए जाते थे। तो कुछ मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था, कुछ मनसबदारों को जागीर यानी भूमि दे दी जाती थी राजस्व वगैरह उसका कलेक्शन करने के लिए, और कुछ मनसबदारों को नगद और जागीर दोनों प्रदान किए जाते थे। आगे देखिए, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में आता है और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला प्रथम राजदूत था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर के दरबार में जो पहला आने वाला व्यक्ति था वो रॉल्फ फिंच था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर थॉमस रो कहा था, वो दूसरा व्यक्ति होता है जहांगीर के दरबार में आने वाला। पहला व्यक्ति आपका कौन रहता है? विलियम हॉकिंस रहता है। 1608 से 11 तक आता है। ये जो है कि प्रथम राजदूत था, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान आया था, और जहांगीर ने इसे भी 400 का मनसब प्रदान कर दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत सर थॉमस रो या टॉमस रो 1615 से 1619 था, जो जहांगीर के दरबार में आता है। जो दूसरा व्यक्ति होता है अंग्रेज अधिकारी जो आता है, और जनवरी 1616 में ये अजमेर में मिला था जहांगीर से।
और कुछ विदेशी यात्रियों का क्रम अगर हम बात करें तो जैसे रॉल्फ फिंच सबसे पहले किसके दरबार में आता है, अकबर के दरबार में आता है। फिर विलियम हॉकिंस सबसे पहले किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। निकोलस डाउंटन किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है। सर थॉमस रो किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। लेकिन अगर जहांगीर के दरबार में आने वाले 3 ब्रिटिश अधिकारियों की बात करें, अंग्रेज अधिकारियों की या व्यापारियों की, तो इनका क्रम होगा विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउंटन और सर थॉमस रो। अक्सर आपने विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो को तो पढ़ा है, लेकिन निकोलस डाउंटन का नाम बहुत ही रेयरली आपने पढ़ा होगा। अगर एग्जामिनर ने इसकी क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दी तो मैक्सिमम बच्चे निकोलस डाउंटन को या तो इनसे पहले लगा देंगे या फिर इनके बाद लगा देंगे, जबकि ये इन दोनों के बीच में ही आया था। ईयर वाइज भी आप देखो 1614 है। आगे देखते हैं, विलियम हॉकिंस ब्रिटिश यात्री, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच यात्री, ये दोनों ही जहांगीर के काल में आए थे। तो विलियम हॉकिंस एक ब्रिटिश यात्री थे और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ये डच यात्री थे। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया यानी कि जहांगीर के समय का इंडिया लिखा था और जहांगीर के शासनकाल का अद्भुत और मूल्यवान विवरण यहाँ पर इन्होंने दिया था। मुगल चित्रकला, अब देखो मुगल चित्रकला से ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं जहांगीर के समय में। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी और चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था मुगल दरबार को। इसमें जो प्रमुख चित्रकार थे, मनोहर थे, गोवर्धन थे, अकारिजा, फारूक बेग, दौलत उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थे।